सो हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे और ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा चैनल बायोलॉजी के एक पॉक। ओके, तो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, सेल को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि सेल एक्चुअली क्या होता है। लाइक हमने 9th-10th में भी ये चीज़ पढ़ रखी है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि सेल क्या होता है, लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए, सर्वाइवल के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक न्यूट्रिशन, डाइजेशन, फिर उसके बाद एक्सक्रीशन, सारे के सारे खुद कर लेता है, यानी कि सेल की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। तो यहाँ तक तो हम पढ़ते ही हैं, ये चीज़ हमें पता होती है। बेसिकली आज हम सेल को बहुत अच्छे से डीप में पढ़ने वाले हैं और ये जो टॉपिक है मैंने लिया है क्लास 11th में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर दे रखा है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं सेल को कि एक्चुअली सेल होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो सेल क्या चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ। सेल, हमारा जो सेल है वो एक लैटिन वर्ड होता है, लैटिन वर्ड। क्या? सेला। क्या चीज? सेला, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम्स। ठीक है, या फिर कंपार्टमेंट। बहुत अच्छे से इस चीज को हम समझने वाले हैं। या फिर चैम्बर। कुछ नहीं, आप इसको इस तरीके से, क्या सेल को एक डब्बे की तरह देख सकते हैं कि चैम्बर हो गया, कंपार्टमेंट हो गया, या फिर कोई लिटिल रूम, छोटा सारा रूम। सेल क्या होता है, बेसिकली माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही होते हैं मोस्टली। एक जिस तरीके से मैं यहाँ रूम के अंदर खड़ा हूँ उसको भी आप सेल कंसीडर कर सकते हैं कि बाकी जो जो चीज़ें हैं सेल के अंदर, रूम के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी सेल के अंदर प्रेजेंट है। एक सेल के बाहर इन्वायरमेंट है। ठीक है, अब मैं आपको सेल समझाने वाला हूँ एक्चुअली सेल क्या चीज़ होती है। सेल को क्या बेसिकली आप एक डिब्बे की तरह मान सकते हैं, डब्बे की तरह, लाइक छोटा सा डब्बा, इसलिए लिटिल रूम्स कह रहे हैं। उसे कंपार्टमेंट भी कह सकते हैं, आप चैम्बर भी कह सकते हैं, या फिर क्वार्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ सेल क्या चीज़ होती है। ठीक है, इस चीज को आप सेल कंसीडर कर सकते हैं। तो हुआ क्या था, सबसे पहला जो हमारा सेल था वो बेसिकली पानी के अंदर इवॉल्व हुआ था, लैंड पर नहीं, पानी में इवॉल्व हुआ था। उसको हम प्रिमिटिव सेल या फिर प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, अगर हमारा सेल पानी के अंदर इवॉल्व हुआ था, अगर ये चीज सेल है, ठीक है, तो अगर हमारा सेल पानी में इवॉल्व हुआ तो इसके आसपास क्या होगा, इधर उधर सारा का सारा क्या होगा, सारा का सारा पानी होगा। ये सब क्या होगा, ये सब वाटर होने वाला है। ठीक है, ये सब वाटर होने वाला है, इधर भी वाटर। ठीक है, और सेल के अंदर क्या होता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, पानी प्लस कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज साइटोप्लाज्म। यहाँ पर क्या होता है, वाटर प्लस केमिकल्स, ताकि केमिकल रिएक्शन कराया जा सके। पानी का होना इसलिए जरूरी, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं सेल के अंदर जो कि क्या होते हैं, हाइड्रोजिलेज एंजाइम्स होते हैं, जो कि पानी की प्रेजेंस में ही काम करेंगे, इसलिए पानी का होना बहुत जरूरी है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, वाटर प्लस केमिकल्स होते हैं ताकि हमारे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो सके, केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो सके। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली लॉजिक देता हूँ कि सेल एक्चुअली होता क्या चीज़ है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेल है। सेल क्या होता है बेसिकली, आप यहाँ पर देखें, सेल क्या है, ये जो सेल है इस तरीके से जो बाउंड्री बना रखी है, इसके अंदर इन्वायरमेंट है। ठीक है, इसके अंदर एक स्पेस है, एक बाहर स्पेस है। तो सेल क्या करता है, बाहर का जितना भी इन्वायरमेंट है, इस बाउंड्री के बाहर का जितना भी इन्वायरमेंट है, उसे अंदर के इन्वायरमेंट से टोटली सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है, एक प्राइवेट स्पेस बना लेता है कुछ केमिकल रिएक्शंस या फिर कुछ स्पेशल से एक्टिविटीज या फिर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए। लाइक कुछ केमिकल रिएक्शन जो होंगे वो यहाँ पर परफॉर्म होते होंगे। ठीक है, उन्हें क्या करा, उस बाउंड्री के अंदर कन्फाइन कर लिया, या फिर ठीक है, इस बाउंड्री के अंदर बंद कर दिया पूरी तरीके से, कि एक बाहर का जो स्पेस था अंदर के स्पेस से टोटली अलग कर दिया। उसके लिए हेल्प किस चीज के लेते हैं, लाइक ये जो है, ये मेम्ब्रेन टाइप कोई चीज है, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम बाहर के स्पेस को अंदर के स्पेस से टोटली सेपरेट कर देते हैं, फिर अलग कर देते हैं। ठीक है, अब क्या हमें मालूम है कि सेल जिस तरीके से हमारा सेल पानी के अंदर है, तो ये आसपास सेल के क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पानी प्रेजेंट है। ठीक है, और अंदर भी पानी प्लस कुछ केमिकल्स प्रेजेंट है। तो ये जो बाउंड्री है, मेम्ब्रेन किसी ऐसी चीज की बनी हो जो सेल को दूर भगाती हो, सॉरी पानी को दूर भगाती हो। समझ रहे हैं कि पानी को अगर लाइक यहाँ पर भी पानी, यहाँ पर भी पानी, तो अगर ये किसी, ये फॉर एग्जांपल ऑयल की बनी होगी, तो ऑयल इसे इधर भगाएगा, इसे इधर भगाएगा, कि पानी को इधर भगाएगा, अंदर की चीजों को अंदर रखेगा, बाहर की चीजों को बाहर रखेगा। देख लिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो पूरी की पूरी बाउंड्री होगी एज ए बैरियर काम करेगी, बाहर का एनवायरनमेंट टोटली बाहर, अंदर की चीजें टोटली अंदर। तो इसलिए क्या होती है, हमारी बाउंड्री होती है किसकी बनी होती है, लिपिड की। लिपिड की एक मेम्ब्रेन होती है,
लिपिड वाटर इनसॉल्युबल होता है, पानी को रिपेल करता है, फिर हाइड्रोफोबिक होता है, इसलिए लिपिड की बनी होती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसलिए ये चीज लिपिड की बनी होती है, ताकि पानी बाहर का जितना भी पानी है या बाहर का एनवायरमेंट है उसे टोटली दूर किया जा सके। इस तरीके से एज ए बैरियर काम करती है हमारी ये लिपिड की जो मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज सेल होती है। सेल के अंदर कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं। ठीक है, वहां पर भी पानी, बाहर के एनवायरमेंट में भी पानी। यहाँ पर हम प्रोकैरियोटिक सेल को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी लिपिड की मेम्ब्रेन आई, इसने क्या एज ए बैरियर काम करा, बाहर की चीजों को बाहर किया, अंदर की चीजों को अंदर रखा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेल के अंदर और जो चीजें होती हैं, बेसिक कंपोनेंट होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, फिर क्या क्या चीजें होती हैं सेल के अंदर। बेसिकली हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस ही चलते रहते हैं। लाइक इस तरीके से अगर ये सेल है तो सेल में तो बहुत सी चीजें होंगी, तो केमिकल रिएक्शन तो चलते ही हैं सेल को सर्वाइव कराने के लिए। पी से क्यू, क्यू से आर, बहुत सारी रिएक्शन चलती हैं। जनरल मैंने इस तरीके से इक्वेशन लिख दी। वैसे ग्लाइकोलिसिस होती है, लिंक रिएक्शन होता है, क्रैब साइकिल होती है, रेस्पिरेशन, मतलब बहुत सी चीजें चलती रहती हैं सेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन चल रहा है। और सेल के अंदर क्या होता है, कुछ चीजों का एक्सचेंज भी होता है, कि बाहर से कोई चीज अंदर भेजना है, फिर अंदर से बाहर भेजना है। फॉर एग्जाम्पल O2 इज अ गैस, तो O2 क्या करती है, बेसिकली ये ऐसे डायरेक्ट मेम्ब्रेन को पार करते हुए अंदर आ जाती है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो मेम्ब्रेन क्या होता है, पार नहीं करने देती। लाइक अगर ये लिपिड की मेम्ब्रेन है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो सेमी परमेबल होती है, कुछ चीजों को अंदर आने देती है, कुछ चीजों को नहीं आने देती है। तो जो चीजें ऐसे डायरेक्ट मेम्ब्रेन से नहीं आ पाती इस तरीके से, तो उन्हें क्या है, हम चैनल के थ्रू भेजते हैं, इस तरीके से अंदर से बाहर भेजते हैं। तो दीज आर चैनल्स। बेसिकली किस चीज के बने होते हैं, प्रोटीन के चैनल्स होते हैं। ठीक है, चैनल से फिर टनल। ठीक है, और कुछ पंप भी होते हैं जो कि एक्टिवली काम करते हैं, वो चीज ओके छोड़िए। ये हमारे यहाँ पर क्या है, सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन चल रहा है, पी से क्यू, क्यू से आर। अब सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन कराने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होगी बेसिकली, एक तो एनर्जी की। ठीक है, सेल के अंदर हमें रिएक्शन कराने के लिए एक तो एनर्जी की तो जरूरत होगी। एनर्जी की जरूरत क्यों होगी, ताकि रिएक्शन परफॉर्म किया जा सके। ठीक है, कि हमारी जो सेल है वो सरवाइव कर सके। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज यहाँ पर होगी इंफॉर्मेशन स्टोर करना। इंफॉर्मेशन स्टोर फॉर दीज रिएक्शंस। एनर्जी वाली बात तो आपको समझ में आई गई होगी कि एनर्जी की जरूरत हुई, हमने रिएक्शन परफॉर्म करा है, और जो कुछ भी सेल को चाहिए पॉसिबल बनाने के लिए, लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए, फिर सेल को अपनी जो कुछ भी एक्टिविटीज करनी है उसके लिए, जाहिर सी बात है, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आप इसको कंसिडर कर रहे हैं, उसको डाइजेशन करना है, एक्सक्रीशन करना है, या फिर न्यूट्रिशन लेना, उन सब चीज़ों के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली एनर्जी की तो जरूरत पड़ेगी। अब ये क्या चीज़ है, इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है फॉर दीज रिएक्शन। यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारा पहला सेल जो था उसे 1 लाख साल लगे इवॉल्व होने में। पानी के अंदर क्या था, जब लाइफ नहीं थी, ठीक है, पानी के अंदर हमारा क्या हुआ, पहला सेल इवॉल्व हो गया, एडवांसमेंट हो गई, पहला सेल बन के तैयार हो गया। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होना चाहिए थे उसे, उसकी मतलब सेल को जीवित रखने के लिए, वो सब होने लगे। पहला सेल तैयार 1 लाख साल। अब दूसरा सेल बनाने के लिए क्या, फिर 1 लाख साल। तीसरा सेल बनाने के लिए फिर 1 लाख साल। 3 लाख साल लग जाएंगे 3 सेल बनाने में। फिर 100 सेल बनाने के लिए 100 लाख सेल। तो ऐसे तो हमारे अंदर तो बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो ऐसे कितने लाख साल लगेंगे। नहीं, बेसिकली होता कि ये चीज ट्रू नहीं है। तो होता कि एक सेल हमारा बना 1 लाख साल लगे, फिर उसके डिवीजन से बाकी सारे सेल्स बनते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारा पहला सेल बना, उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलिसिस हुआ। तो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है उसको हमने क्या किया, किसी चीज के अंदर स्टोर कर लिया, उसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लिया, उसी इन्फॉर्मेशन को आगे डॉटर सेल्स में भेज दिया। जो ग्लाइकोलिसिस यहाँ हुआ वही डॉटर सेल्स के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे किसी मटेरियल की जरूरत हमें पड़ेगी जिससे कि इन्फॉर्मेशन स्टोर की जा सके, जेनेटिक मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, आप देखिए, ये अगर हमारा सेल है, यहाँ से P से Q, Q से R चल रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर हुआ डिवीजन, 2 सेल्स बने डॉटर सेल्स। तो यहाँ पर भी P से Q, Q से R, रिएक्शन तो सेम ही होना चाहिए ना डॉटर सेल्स में भी। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ कैसे पहुंची, लाइक पहला हमारा जो सेल इवॉल्व हुआ, उसके बाद 2 सेल्स जो बने उसके अंदर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मटेरियल होगा ना जिसने इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ली, जेनेटिक मटेरियल हमारा, बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल पहुंच गया, थोड़ा सा यहाँ पर पहुंच गया, मतलब इसकी कॉपीज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई।
तो हमें इंफॉर्मेशन भी स्टोर करना पड़ती है, कुछ रिएक्शन जो हो रहा है सेल के अंदर। अगर इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करेंगे तो फिर हर बार नया सेल बनाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगने वाला है इससे, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा तो फिर बात नहीं होगी। तो ये था बेसिकली, हम इसे कंसेप्ट की तरह देख रहे हैं, सेल को बहुत अच्छे से मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो हमने सेल देख लिया यहाँ पर कि एक्चुअली सेल क्या चीज़ होती है, और सेल के अंदर हम बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं सेल बनाने के लिए वो लिख लेते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट टू मेक अ सेल, ठीक है। पहला, एक मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जो हमारी क्या होगी, लिपिड की मेम्ब्रेन होगी। लिपिड की मेम्ब्रेन एज ए बैरियर काम करेगी, ठीक है, एज ए बैरियर काम करेगी, ताकि बाहर के एनवायरनमेंट को हम टोटली बाहर कर सकें, अंदर की जो चीज़ है टोटली अंदर रख सकें, ठीक है। एक सेपरेट एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है। दूसरी हमें चैनल्स, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, कि कोई चीज़ बाहर से अंदर भेजना है, ऐसे सेल है, अंदर से बाहर भेजना है, बाहर से अंदर भेजना है, कुछ भी, ठीक है, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर भेजना है, उसके लिए हमें क्या होगा, चैनल्स की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार से सेल के अंदर चैनल्स लगे होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ है। तीसरी, चैनल्स हो गया अब हमारा जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारे एक सेल को बनाने के लिए, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, यानी कि सेल नहीं आ पाता। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सेल होने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब हम देखते हैं, एक नजर डालते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल पे। पहले बेसिक देखेंगे, फिर उसके बाद में प्रॉपर्ली हम एक डिफरेंस देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। तो ये पहले एवोल्यूशन को समझते हैं पूरी तरीके से कि एक्चुअली क्या फर्क होता है एवोल्यूशन के नजरिए से प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये हमारा सेल है, ठीक है, इसके अंदर P से Q, Q से R रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मान लीजिए यहाँ पर चैनल्स भी होंगे, जाहिर सी बात है सेल है तो चीज़ें एक्सचेंज करना पड़ेंगी, अंदर से बाहर जा रहा है कोई चीज़ या बाहर से अंदर आ रहा, तो ये चीज़ें तो होंगी, ठीक है। भाई हमारी लिपिड की मेम्ब्रेन भी बनी हुई, लिपिड की मेम्ब्रेन भी बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म है हमारा, साइटोप्लाज्म है हमारा, ठीक है। तो ये क्या हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, ये एक कंपार्टमेंट या फिर चैम्बर बना रखा है हमने, प्रोकैरियोटिक सेल, इस तरीके से देख रहे, रिएक्शन चल रही है प्रॉपरली। ये हमारा क्या प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि प्रिमिटिव सेल है, जो पहला हमारा पानी के अंदर इवॉल्व हुआ। अब इससे एडवांसमेंट होकर क्या यूकैरियोटिक सेल, ये क्या बेसिकली, इसे आप एक रूम कंसिडर कर सकते हैं, चैम्बर कंसिडर कर सकते हैं, फिर एक कंपार्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं, एक बंद स्पेस। अब क्या हुआ, अब हुआ एवोल्यूशन, क्या हुआ, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल। अब आप देखना फर्क कैसे है, P से Q, Q से R, A से B, B से C, और हमारा ये जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। तो अब जितने भी रिएक्शंस हो गए सारे के सारे एक कंपार्टमेंट के अंदर, अलग अलग कंपार्टमेंट के अंदर, हमारा जेनेटिक मटेरियल एक अलग कंपार्टमेंट के अंदर। इसके अंदर क्या हुआ, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज बन गए, क्या बन गया, ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज, इस तरीके से। ये क्या हमारा बेसिकली न्यूक्लियस, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा या फिर डीएनए होगा, इस आप कंसिडर कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक अलग ऑर्गेनेली होता है अंदर, एक प्राइवेट स्पेस को लिए हुए, अपने रिएक्शंस अलग परफॉर्म करता है, गोल्जी बॉडी अलग करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग काम होते हैं, और सबके पास अपनी अपनी मेम्ब्रेन होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसके अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारे अंदर कंपार्टमेंट बन जाते हैं। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन इज द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, नॉट प्रोकैरियोटिक सेल। इसके अंदर कोई अंदर कंपार्टमेंट नहीं देखेगा, जो चीज में मिलेगी यहाँ साइटोप्लाज्म के अंदर तैरती होगी या फिर फ्रीली फ्लोट करती होगी। रिएक्शंस भी ऐसे ही फ्रीली अंदर होते हैं साइटोप्लाज्म के, लेकिन यहाँ नहीं होता। ये अगर साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर अंदर मेम्ब्रेन बाउंड अलग रिएक्शन चलते होते हैं। तो आप देख सकते हैं अपने मतलब क्या है, कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रखी, अलग अलग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज बन गए इसके अंदर। तो ये क्या हमारी यूकैरियोटिक सेल। तो ये एक बेसिक फर्क होता है हमारा
प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ये इवोल्यूशन के बेसिस पे हमने देखा किस तरीके से फर्क होता है, समझ रहे हैं। बेसिकली हम लोग इस तरीके से समझते नहीं है कि बाकी और सब चीजें जो होती हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है, नहीं होता, ये राइबोसोम इसमें होता नहीं होता, ऐसे रट के छोड़ देते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो सेल बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाली है, कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद अब हम प्रॉपर एक कंपेरिजन देखते हैं डायग्राम के थ्रू कि बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल होता क्या। Prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotic cell and this is eukaryotic cell. देख रहे हैं। तो सब यहाँ पर हम सेल्स बना लेंगे बाकायदा। इसके अंदर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, हमारे रिएक्शंस चल रहे होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है हमारा, अगर ये इस तरीके से क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए डबल स्टैंडर्ड, क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए वहां भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या चीज होती है, सर्कुलर होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर। यहाँ पर भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए इस तरीके से, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, सॉरी इसे बाहर लाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होता है, वहां न्यूक्लियस के अंदर नहीं, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोट करता है। दिस इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए बट लीनियर। वहां पर सर्कुलर होता है, यहाँ पर क्या होता है, लीनियर होता है। ठीक है। अब हमारे कुछ यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से राइबोसोम्स विदाउट मेम्ब्रेन। ठीक है, विदाउट मेम्ब्रेन। यहाँ पर भी राइबोसोम्स होते हैं हमारे, वो भी विदाउट मेम्ब्रेन राइबोसोम्स। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे ईआर भी होता है, ईआर, ठीक है, ईआर भी होता है, और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, गोल्जी बॉडी होती है, बहुत सी चीजें होती है, पर कुछ बनाएंगे हम यहाँ पर। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राइबोसोम हमारा है क्या, विदाउट मेम्ब्रेन, जबकि ईआर इज मेम्ब्रेनस एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो मेम्ब्रेनस। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स भी मिलते हैं और नॉन मेम्ब्रेनस भी, विदाउट मेम्ब्रेन भी ऑर्गेनेल्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का ऑर्गेनेल मिलता है इन प्रोकैरियोटिक केस में, के राइबोसोम मिलता है सिर्फ। ठीक है। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है फ्रीली फ्लोट करता होता है साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरीके से। साइटोप्लाज्म में ये देखिए आप, हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है सर्कुलर फॉर्म में, जबकि यहाँ लीनियर है, लेकिन क्या है, न्यूक्लियस के अंदर माउंट होता है। तो ये फर्क होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। यहाँ पर क्या होता है, कुछ जेनेटिक मटेरियल एक जगह पे बहुत ज्यादा कंडेंस भी हो जाता है, तो ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो बेसिकली ये कुछ फर्क होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर। हमने सेल को पढ़ा सबसे पहले। सेल क्या होता है, लाइक एक डब्बा या फिर लिटिल रूम, किसी भी ऐसे इस तरीके से सेल को हम रिवाइज करते हैं, क्या है, छोटा सा रूम या फिर क्या है, डब्बे को आप कंसिडर कर सकते हैं। बाहर एनवायरनमेंट है, अंदर एनवायरनमेंट है, सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं। ठीक है। जो मेम्ब्रेन है एज ए बैरियर काम करती है, लिपिड की बनी होती है, पानी को दूर भगाती है। बाहर अगर पानी है उसे भी दूर भगाएगी, अंदर अगर पानी है उसे भी दूर भगाएगी। ठीक है। तो ऐसे सेल होती है। सेल के मेम्ब्रेन पर क्या होता है, कुछ हमारे चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि बाहर की चीजें अंदर आ सके, अंदर की चीजें बाहर जा सके। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करना है, क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमें इसलिए स्टोर करना है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई पहला सेल बना उसे 1 लाख साल लगे, ठीक है, तो दूसरा सेल बनाने के लिए हम 1 लाख साल और नहीं वेस्ट कर सकते। जो सेल के एडवांसमेंट हो गई, सेल तैयार हो गई, उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेंगे कि लाइक जो भी पॉसिबल रिएक्शंस हैं लाइफ को सर्वाइव कराने के लिए, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लाइक पेरेंट सेल ने अगर किया ग्लाइकोलिसिस, इसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ली, दोनों डॉटर सेल्स को हमने इन्फॉर्मेशन दे दी, वो खुद ग्लाइकोलिसिस कर लेंगे। एनर्जी चाहिए रिएक्शंस कराने के लिए। ठीक है। तो यही हमारा सेल था। प्रोकैरियोटिक सेल देखा, यूकैरियोटिक सेल देखा। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, हमारी कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑर्गेनेल्स बन जाते हैं विद इन सेल, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो कुछ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। बाकी ये फर्क है जो कुछ भी है। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल को हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझा। आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो है वो देखते हैं, टॉपिक डिसाइड करते हैं कौन सा पढ़ना है। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप सजेस्ट कर सकते हैं विद इन कमेंट बॉक्स। तो थैंक यू गाइस।